भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट के यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2017 का अगला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं प्री पेपर का। कहता है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। क्वेश्चन पकड़ने का तरीका होता है, ये कह रहा है कि अकबर के शासन में जो पद्धति चली है वो कौन सी थी, भू राजस्व वसूली। तो कनकूट के हल की संख्या या जब्त करके या गल्ला बख्शी। तो देखिए कनकूट के जो कनकूट है उसके द्वारा तो हुआ ही नहीं है, ये पद्धति उसके द्वारा चल ही नहीं है। अकबर के शासन में क्या है, जब्त भी नहीं किया गया है, गल्ला बख्शी भी नहीं हो सकती है। तो आपका बचता है हल की संख्या। मतलब जो भू राजस्व है वो हलों की संख्या पर निर्भर होता है। किस पे होता है? हल की संख्या। कौन सा भू राजस्व वसूली प्रचलित आधार था अकबर के में? तो हल की संख्या, हलों की संख्या। वो हल की नहीं है, हल अलग है, की अलग है। हल की ना समझिएगा, हलों की संख्या मतलब हल चलाने वाला जो होता है, हल खेत को जोतने वाला होता है, उनकी संख्या है ये। ठीक, अगला देखते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लें। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष में खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली का सूत्रपात किया गया। भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार पर आधारित है। इस प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि दक्षिण में इस प्रकार की व्यवस्था पद्धति का अभाव था कि वहाँ के किसान हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। किसके आधार पर? हल की संख्या। किसके आधार पर? हल की संख्या के आधार पर। ठीक, ये लिखा, हल की संख्या के आधार पर क्या करते थे? वहाँ के जो राज्य के थे जो भू राजस्व भुगतान करते थे, वो हलों की किसान अपने हल की संख्या, मतलब हलों खेत को जोतने वालों की, जो को जोतते हैं हल, उनकी संख्या के आधार पर आपको भू राजस्व का भुगतान करना होगा। ये अकबर के शासन का था। अगला नंबर देखते हैं, 11वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कहता है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा की थी? किसने की थी? फादर एंथोनी मांसरेट ने, या फ्रांसिस्को पल्सट, या निकोलो मनुक्की है, या फ्रंक वायनियर। इनमें से किसने की थी जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा? तो किसने की थी? फ्रांसिस्को पल्सट ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस्को पल्सट ने की थी इसकी यात्रा। बी नंबर इसका आपका सही है। कौन सा नंबर सही है? बी नंबर सही है। थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में क्या है? जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसिस्को पल्सट था। यह एक डच फैक्ट्री का गुमास्ता था। आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था, जिसने जहांगीर के शासन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जहांगीर का भारत। निकोलो मनुक्की ने दारा सिकोह और शाह आलम राजा जयसिंह के साथ एक कार्य किया। वह इटली से आया था।
फ्रैंकवायस वर्नियर फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक क्या था, चिकित्सक था। फ्रैंकवायस था वो फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। ठीक, यह शाहजहां के दरबार से संबंधित था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी की लड़ाई का साक्षी था। पुर्तगाली फादर एंथोनी मांसरेट फादर एक्वाविवा के साथ 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विशद वर्णन किया। फादर मांसरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12वां नंबर, क्या कहता है कि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंगल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंगल मसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंगल मराठा युद्ध। तो इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। बस पकड़ लिया आपने कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कहने का आशय 3 इसके गलत होंगे, 3 इसके सही होंगे, 1 गलत होगा और जो गलत होगा वही आंसर होगा। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंगल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंगल मराठा युद्ध। बस आपने पकड़ लिया कौन सा नहीं है, डी नंबर नहीं है। विश्लेषण देखते हैं क्या है। तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला है। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। कौन था? लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकालो। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्या है। कहता है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, जी.बी. मैकाले, लॉर्ड क्लाइव हेनरी डुंडास। तो देखिएगा, इसमें जो आयोग ने इसका आंसर निकाला है, इसमें कहता है कि जो आपके जी.बी. है, जी.बी. मैकाले, जी.बी. नहीं तो टी.बी. मैकाले थे। ठीक, एक तो ये गलत कर रहा है, एक आंसर और इसका गलत कर रहा है। तो हम पूरा क्लियर कर देते हैं व्याख्या में। थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। प्रश्नगत विकल्प में ही टी.बी. मैकाले के स्थान पर जी.बी. मैकाले दिया गया है। ठीक, इसलिए आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला देखते हैं। कहता है कि नागपट्टनम निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे।
किन जगह पर डचों ने अपने जो व्यापारिक अड्डे थे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। अगला नंबर कहता है बी सूरत, भरूच, आगरा। सी नंबर में कहता है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी नंबर कहता है इनमें से सभी सही, मतलब प्रयुक्त उपरोक्त सभी, आल जो देवी दिए गए हैं सब। तो अब ये देखिएगा, जो डचों के अड्डे थे व्यापार करने के लिए, वो नागपट्टनम भी था, चिनसुरा भी था, मछलीपट्टनम था, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये क्या थे? सभी थे। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? आल, डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिएगा। पहला कहता है कथन ए, ब्रिटिश काल। क्या कहता है? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापारिक संतुलन अनुकूल था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक। दूसरा कहता है इसका जो कारण है, आर है कारण, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था, अप्रतिफलित निर्यात था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अब वो कहता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। बी नंबर कहता आर तथा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर इसके बाद कहता है कि ए सही है, आर गलत है। अगला नंबर कहता है ए गलत है, आर सही है। तो देखिएगा, इसमें आप जो ये कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतया भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही बात है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का जो व्यापार था वो कैसा था? संतुलन अनुकूल था। अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। ठीक, अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। कारण कहता है कि धन की निकासी का स्वरूप, जो धन की निकासी है उसका जो स्वरूप है, स्थिति है, वो कैसी थी? अप्रतिफलित। अप्रतिफलित मतलब प्रतिफलित नहीं थी, अप्रतिफलित निर्यात था। कारण भी सही है, कथन भी सही है। लेकिन अब आप ये कहता है कि एक में कि आर ए की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या सही है, और फिर कहता है अगला नंबर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है? सही व्याख्या करता है। जब सही व्याख्या करता है तो आपका विकल्प ए आपका सही हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस भी पूछने लगे हैं, पीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इससे हम कथन और निष्कर्ष किस प्रकार से निकाल सकते हैं? ब्रिटिश काल में सामान्य भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही है, प्रतिकूल नहीं था, अनुकूल था। धन की निकासी का जो स्वरूप था वो अप्रतिफलित था। ठीक, ये भी सही है। अगला नंबर देखते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण देख लें। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाकर भारत का आर्थिक शोषण किया। उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करते हुए अपनी आर्थिक नीतियाँ भारत पर जबरदस्ती लादी और इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के हित रहा। इस शोषण की नीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया। पंगु मतलब कमज़ोर बना दिया। जॉन सुलिवन ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है, एक इस तरह से काम करती है जो गंगा के किनारे प्रत्येक अच्छी वस्तुएं लेती हैं, ठीक, और टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती हैं। वही धन की निकासी से निर्यात के रूप में किसी प्रकार का प्रतिफलन नहीं हुआ, आप प्रतिफलित हुआ। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि पावना विद्रोह है।
1873, दक्खन किसान विद्रोह 1875। अभी एक विद्रोह, एक दक्खन किसान विद्रोह है, अभी एक चल रहा है करंट में किसान आंदोलन। ठीक, तो उसमें भी थोड़ा सा विचार करेंगे, देखते हैं। इसके बाद कहता है सन्यासी विद्रोह 1894 और काल विद्रोह 1870। सन्यासी विद्रोह है, इसमें से कहता था कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, मतलब कौन सही कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें दो आपके गलत हैं, दो सही हैं, इसलिए इस आयोग ने इसको भी क्लियर नहीं किया। जो सन्यासी विद्रोह है वो 1773 वो 1763 में स्टार्टिंग हुआ है, जो 1800 तक चला, बंगाल में हुआ। ठीक, तो 1763 होना चाहिए था। ठीक, ये आपका एक गलत है, ये सुमेलित नहीं है, सी नंबर। इसके बाद सी नंबर भी सुमेलित नहीं है, एक आपने ये देख लिया। इसके बाद कहता है कि बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता कष्टों से ग्रस्त कर दिया। प्रतिबंध, दूसरी ओर तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंधों ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर आए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख मिलता है। कोल विद्रोह 1831 से 1870, ये दोनों आपके गलत दिए। जो प्रिंट छपा है पेपर में वो गलत छपा है, इसलिए आयोग ने इसको अपने हिसाब से आंसर रखा है। ठीक, बस अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1828 जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो देखिएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद राजनारायण बसु। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। समाज सुधारक जो जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। थोड़ा सा व्याख्या देखे लेते हैं। 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था। 16 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। फारसी में फतह उल मुआवला नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन करता है, एक ईश्वर की प्रशंसा करता है, एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, मूर्ति पूजा नहीं, और मूर्ति पूजा का खंडन करता है। ठीक, ये आपकी, और हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई? कब हुई? 1939, 1940, 1941, 1942। कहेंगे बहुत क्लोज क्वेश्चन है। क्लोज नहीं है, क्लोज तब होते जब सन क्रम वाई क्रम दिया गया। 1939, 1940, 1941, 1942। क्लोजिंग, ये क्लोज नहीं है। क्लोज तब होते 1900 की जगह 1839 आ जाता या 1841 आता, इस तरह से आता तो क्लोजिंग होती। ठीक, तो आपका 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। देखते हैं थोड़ा सा विश्लेषण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ईस्वी के अंत तक चला।
जिसमें 60,000 लोगों जेल में बंद हो गए, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, बच्चे और महिलाएं, वृद्ध, ठीक, सभी ने इसमें भाग लिया। और यह पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया था। देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश, बलिया, मिदनापुर, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक, धारवाड़, उड़ीसा में बगालासोर तथा तालचेर ब्रिटिश शासन के मुक्त कर वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता था। इस सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तब इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की। किसने की? देखते हैं। INA मुकदमा, जो INA का मुकदमा हुआ, लाहौर षड्यंत्र था, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा है कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, जिस केस की संसार में चर्चा हुई वह था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। कौन था? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। देखते हैं, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। C नंबर, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 1933 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। इन विद्रोहियों के समर्थन में आइंस्टीन, रूजवेल्ट, वेल्स, हेराल्ड लास्की ने टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता के पूर्व मतलब स्वतंत्रता आज़ाद होने के पहले भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, जो स्वतंत्रता के पहले मतलब आज़ादी के पहले भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो वो किसने किया था? जिन्ना साहब ने। किसने किया था? जिन्ना, M.A. जिन्ना। थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि 1 जनवरी 1923 में निरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की थी? इलाहाबाद में। स्वराज दल की स्थापना इलाहाबाद में की थी। ठीक, नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया था, मगर एक बात को छोड़कर यह दल काउंसिल के चुनावों में भाग लेगा। काउंसिल के चुनाव में भाग लेगा। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम ने किया था। अब ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो 1902, 3, 4, 5 किस में की थी? 1905 में। व्याख्या देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1866 से 1916 भारत स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं समाज सुधारक गोविंद राणे के शिष्य गोखले के वित्तीय मामलों और समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता था। क्या कहा जाता? भारत का ग्लैड स्टोन। किसको? गोखले कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय सबसे प्रसिद्ध नरम पत्नी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता सहमत होकर उन्होंने 1905 में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए किया जा सके, महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला देखते हैं। अब देखिएगा, ये कहता है निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए घटनाओं को सही काल क्रम से निर्दिष्ट कीजिए। मतलब सही मिलान करना है। पहला है रॉलेट एक्ट के विद्रोह सत्याग्रह 1919। इसके बाद कहता है चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा किसान आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसके बाद आपके कोड देता है। कोड जो आपका ए में देता है 2, 4, 3, 1, बी में देता है 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 3, 2, 4, 1। अब देखिएगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम दावा से कह सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कूटनीति से आते, कूट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर उसमें से हमें एक बनता है तो हम पूरा आंसर पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे। अगर नहीं भी बनता है तो हम 90% उस क्वेश्चन के पास पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? इसमें देखिएगा 2-2, ए और सी में 2-2 मिलते हैं। इसके बाद बी और डी में 1 और 3 है, तो ये आपका अपने आप गलत हो गया। ठीक, देखिए कैसे आपकी ये बी और डी गलत है। अब इसमें 4 और 1, 2, 2 जो दूसरे वाले में नंबर से देते हैं, देखते हैं तो इसमें दिखाई देता है कि हम जो पहले में 2 और सी में 2, ए में 2 और सी में 2 मिलते हैं। इसके बाद 4, 1, 2, 2 इसमें कुछ नहीं मिलान हुआ। इसके बाद देता है 3, 4, 3, 4। ठीक, फिर इसके बाद देता है, इसमें भी दोनों मिलते हैं 3 और 4 और 4 और 3, ये भी इससे नहीं निकालेगा। अब आखिरी में देता है 1, 3, 4, 1। तो आपकी में ए नंबर में आखिरी में आया है 1 और डी नंबर के आखिरी में आया है 1। ठीक, तो ये आपकी पुनरावृत्ति हो रही है 1 की हो रही है। डी चूंकि गलत है तो 1 ए वाले में सही हो जाएगा, इसलिए आपका ए नंबर सही है। ये तो पकड़ने का तरीका हुआ। अगर पकड़ने के तरीके के पहले हमें कुछ अगर इसमें से बनता है तो हम निकाल सकते हैं क्या, जो आपका अब आपकी व्याख्या में हम आप पूरा आधारित कर देते हैं। जो चंपारण, इसमें देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ। कब हुआ? 1917 का।
तो आपका जो ए नंबर है वो 2वें नंबर में पहुंच गया, पहला आ गया। इसके बाद जो आपका खेड़ा किसान आंदोलन है, खेड़ा किसान आंदोलन था और अहमदाबाद मिल हड़ताल है। तो ये कहता है कि 1917 में बिहार में चंपारण नामक स्थान की स्थापना हुई। यहाँ यूरोपीय बगीचे की स्वामी नील की खेती किसानों बड़े अत्याचार करते थे। वे किसानों की नीति और करने और उनकी पैदावार को सस्ती दरों पर बेचने के लिए किसानों ने अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी के सत्याग्रह, जो खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह था 1918 में सही है, ठीक। तो ए का ये आ गया आपका 3 नंबर। इसके बाद कहता है कि गुजरात की फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई, ठीक। यहाँ के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सक्रिय होकर भूमिका निभाई। जून 1918 में गांधी जी ने प्रथम वास्तविक किसान की शुरुआत की। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल का वेतन वृद्धि कर प्रश्न पर यहाँ के मिल मालिकों से कहा गया कि मजदूरों ने मिल में फरवरी-मार्च 1918 को हड़ताल की। क्यों? मिल मालिक किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। इस झगड़े को निपटाने का प्रयत्न किया गया। गांधी जी के वेतन में 35% की वृद्धि को उचित ठहराया गया। भारत 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पारित हुए। इतिहास में यह बिल रॉलेट बिल का नाम प्रसिद्ध हुआ। रॉलेट बिल के नाम से जाना जाता था, यह प्रसिद्ध हो गया। बिलों में से एक को 19 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु इसके विरुद्ध ना कोई अपील की जाएगी, न दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है। कानून कह कर पुकारा गया, कानून कहकर पुकारा गया केवल इसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456 है। अगला पार्ट इसके बाद आएगा। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार जो भी आपके और पड़ोसी जो भी तैयारी कर रहे हों उनको शेयर करें। मैं रामचरण कुशवाहा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से। अगला वीडियो आपकी अगली बार। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।